नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जहां पहले तेवर में धमकी थी, वहां मनुहार और दोस्ती का राग सुनाते हैं। ये सवाल ट्रंप के लिए है कि आखिर टैरिफ पर भारत को धमकी देने वाले ट्रंप बदले बदले से क्यों नजर आते हैं। ट्रंप ने 3 दिनों के भीतर पीएम मोदी और भारत की जमकर तारीफ की और जल्द ट्रेड करार होने की उम्मीद जताई। आज इसी मुद्दे पर स्वदेश विशेष में करेंगे खास चर्चा। India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. जी हां, टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से नरमी के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने दोनों देशों में ट्रेड डील जल्द पूरी होने की उम्मीद जताने पर पीएम मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। इससे पहले कि चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, ट्रंप के बयानों की टाइमलाइन जरा गौर कीजिएगा। पहले 1 सितंबर, जैसा हम बता रहे थे कि किस तरह से तलखी से और नरमी की तरफ आए हैं, यानी धमकी वाले लहजे से वो अब मनुहार वाले लहजे में आए हैं। 1 सितंबर को ट्रंप ने क्या कहा? भारत अमेरिका को बहुत सारा सामान बेचता है। अमेरिका भारत को बहुत कम सामान बेच पाता है। ये एक तरफा रिश्ता है और कई दशकों से ऐसा ही चला जा रहा है। अब आते हैं 3 सितंबर को ट्रंप ने क्या कहा। भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा टैक्स लेता था। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत पर लगाए गए 50% टैक्स को कम नहीं करेंगे। भारत पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने से रूस को बड़ा नुकसान। ये उनके बयानों की टाइमलाइन में 2 अहम बयान हैं जिन्होंने बताया कि ट्रंप जो हैं वो भारत को लेकर किस तरह से धमकी दे रहे हैं। 5 सितंबर का बयान जरा गौर कीजिएगा। लगता है कि हमने भारत और रूस को गहरे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया। एक तस्वीर भी ट्वीट की थी जब एससीओ समिट के मंच पर भारत, रूस और चीन तीनों साथ नजर आए, तो उन्होंने एक ट्वीट के साथ एक तस्वीर अटैच की और इसके साथ ही एक तरह की पीड़ा जाहिर की कि लगता है भारत को और रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया है। हालांकि मैं उनकी साझेदारी के लंबे होने की, समृद्ध होने की कामना करता हूं। अब 5 सितंबर वाली बात तो हो गई। अब 6 सितंबर, मतलब कुछ दिनों पहले, मुझे नहीं लगता कि हमने भारत को खो दिया है। गौर कीजिएगा, पहले वो कहते हैं एससीओ समिट की उस तस्वीर के साथ कि लगता है कि हमने भारत को खो दिया है चीन के हाथों, लेकिन अब 6 सितंबर कहते हैं कि लगता है कि हमने भारत को खोया नहीं है। मेरी हमेशा पीएम मोदी के साथ दोस्ती रहेगी। वो एक महान प्रधानमंत्री। भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है। चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। कभी कभी हमारे बीच कुछ खास पल आते हैं। अब 9 सितंबर, जी हां, यानी कि कल की बात। अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। व्यापार की जो बाधाएं हैं उसे दूर करने के लिए दोनों देश बातचीत जारी रखे हुए हैं। दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब ये तमाम बयानों की टाइमलाइन और फिर जो डेवलपमेंट लगातार सामने आई है, जिस तरह से बातचीत के संकेत और तमाम एक नरमी नजर आ रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप भारत के साथ डील के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं और क्या वाकई ग्लोबली बहुत कुछ बदला है, एक प्रेशर की तरह काम किया है एससीओ ने। इन सारे पहलुओं को चर्चा करेंगे और आगे की राह क्या है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक भरा पूरा पैनल है। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ मोनीश तुरांगबम सर हैं, जो कि सीनियर रिसर्चर हैं चिंतन रिसर्च फाउंडेशन से। मोनीश, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस चर्चा में समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रविंदर सचदेव सर हैं, जाने माने विदेश मामलों के जानकार। रविंदर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूजा मेहरा हैं, जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं, अक्सर हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाती हैं। पूजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुरेश गोयल साहब हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सुरेश सर, थैंक यू सो मच एक बार फिर से अपना समय देने के लिए। और हमारे साथ फीओ के डीजी अजय सहाय सर हैं। अजय सर, थैंक यू सो मच एक बार फिर से पैनल का हिस्सा बनने के लिए। तो चर्चा की जो शुरुआत है वो मैं सुरेश सर आपसे करना चाहता हूं। मतलब
मॉडर्न डिप्लोमेसी में बीच में ऐसा लग रहा था कि बातचीत की जगह तेवर ने ले ली है, लेकिन इन सारे डेवलपमेंट को, और जैसा मैंने एक टाइमलाइन बताई ट्रंप के बयानों की, इन सारी चीजों पर पहली टिप्पणी सर। बहुत छोटी सी बात कि आपने जैसे खुद बताया कि ट्रंप साहब के ट्वीट्स की कोई बात ही नहीं है। उनकी तो आधा आज माशा कल तोला। अगर आपने ये पुरानी कहावत सुनी हो तो मतलब कुछ पता नहीं चलता कि उनको मूड क्या है क्या नहीं है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद जो आप बोल रहे हैं, जो उनके ट्वीट आ रहे हैं, कि वो उनके जो एक्चुअल इंक्लिनेशन है कि भारत से ट्रेड को मजबूत करना है, कि भारत के रिश्तों को मजबूत करना है। आई होप कि ये उसको मूड को रिफ्लेक्ट करते हो ठीक से ये। लेकिन हो सकता है ये बस खाली एक बात हो, कहने वाली बात है कि हाँ, रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। तो मैं वेट करूंगा, मैं देखूंगा कि वाकई में ये जो कह रहे हैं, ये अमेरिकन जो बिहेवियर है उसके अंदर आता है या नहीं आता है। जब तक कि उनकी टीम के बयान, पीटर नवारो खास तौर पर, जो हर रोज एक तुर्रा छोड़ देते हैं, और खास तौर पर आज बोलते हैं कि जो ब्रिक्स के मेंबर देश हैं, दे आर लाइक वैम्पायर्स सकिंग द ब्लड आउट ऑफ द यूएसए। ये तो कोई भाषा नहीं हुई। तो मैं वेट करूंगा, इंतजार करते हैं, देखिए क्या होता है। जहां तक भारत के ट्रेड की सवाल है, मुझे पक्का भरोसा है कि असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा असर नहीं पड़ेगा कि हमको लगे कि ये कैटास्ट्रोफिक चीज हो रही है, कि हम संभाल लेंगे इसको। तो देखिए क्या होता है आगे। जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा चीजों के और एब्जॉर्ब होने का। रोविंदर सर, आपकी क्या राय बन रही है? सॉरी, या थैंक यू। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी रोविंदर सर। हाँ, एक्चुअली एम्बेसडर गोयल ने बिल्कुल सही आई मीन ऑब्वियसली दर्शाया। मैं इसको मोरलेस उसी तरह से, मुझे एक तरफ ये भी दिख रहा है, अमेरिका एक गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है, राइट? अब ट्रंप जो आ रहा है एक गुड कॉप की तरह आ रहा है। नवारो एंड अदर्स और बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी, वो बैड कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। एक और भी इसी में साइमल्टेनियस होता हुआ ये दिख रहा है, कैरेट एंड स्टिक्स, कैरेट एंड स्टिक्स। तो ये एक ओवरऑल ऑप्टो पॉलिटिक्स दिख रही है मुझे। इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि अमेरिकी सरकार ये इंडिकेट कर रही है कि वो डी लिंक कर रही है ऑयल की टैरिफ्स और ट्रेड डिस्कशन को। देखिए, पहले ये था कि रशिया से ऑयल खरीदना रोको, तब तक हम ट्रेड की बात ही नहीं करेंगे। अब ये हो गया कि हम ट्रेड की डील की बात कर रहे हैं। रशियन ऑयल का 25% अलग है, बल्कि रशियन का तो वो यूरोपियन यूनियन को बोल रहे हैं कि इसमें 50-100% और लगा दो, राइट? तो वो टैरिफ अभी भी और भी बढ़ सकता है, हाईली पॉसिबल। बट द इंटरेस्टिंग एंड गुड थिंग इज कि ऑन द साइड ऑफ ट्रेड, वहां पर डिस्कशंस हैव बीन स्टार्टेड और रीस्टार्टेड, जो पॉज हो रखी थी मेरे ख्याल से अभी तक, राइट? तो अब उसमें क्या बनता है वो एक है। इसके अलावा जहां तक एससीओ की बात है, डेफिनेटली यस। इनफैक्ट मैं कल रात ही चाइना से वापस आया हूँ। एससीओ समिट जो मोदी जी वगैरह की हुई थी, उसका रिव्यू एक थिंक टैंक्स और मीडिया का हो रहा था। करीब 60 कंट्री से मीडिया एडिटर्स एंड थिंक टैंक्स आए हुए थे। बट यस, द थिंग इज दैट वहां पर भी जो डिस्कशन निकल कर आ रही थी कि ये ग्लोबल साउथ डेफिनेटली अब एक तरह से मतलब इस वर्ल्ड मैट्रिक्स जो है इसको मतलब बदलने में आ गया है, सोच रहा है। दैट्स वन। सेकेंडली, जो परेड हुई, ये भी कहा जाता है, यस, जो शी जिनपिंग की परेड थी, एससीओ नॉट एससीओ, शी जिनपिंग की, जो की थी ऑन विक्ट्री अगेंस्ट द जापानीज, बाय द वे, राइट? उससे देख करके ट्रंप को शायद कुछ लगाया। ट्रंप ने कहा कि मैं परेड देख रहा था, वो चाहते थे कि मैं परेड देखूं और मैंने देखी। सो सम ऑफ दैट इज ड्रिवन बाय दैट। तो भारत को चीन के हाथों तो नहीं किसी को कोई देता, बट ये कि यस, चाइना से मुझे दिख रहा है कि हमारे इंच बाय इंच केयरफुली फूक फूक के, आई थिंक दोनों साइड से लग रहा है इंप्रूवमेंट है। शायद चाइना के अपने रीजंस होंगे, चाइना का ये रीजन भी हो सकता है, चाइना को अपनी एससीओ समिट को सक्सेसफुल बनाना था, राइट? तो इसलिए शायद वो इंडिया के साथ थोड़ा और नरम पड़ा। पर वैसे ही एक साल बिफोर ट्रंप टैरिफ्स हमारे दोनों देशों का चल रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल तो इट सीम्स बॉटम लाइन, डी लिंकिंग ऑफ ऑयल टैरिफ्स फ्रॉम द ट्रेड नेगोशिएशंस, वो हो गया। ऑयल बढ़ भी सकता है एंड गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है। वैलिड पॉइंट सर। मुनीश, अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखें, इंटरनेशनल रिलेशन में, तो नेशन की नेसेसिटीज होती हैं जहां पर कॉम्प्रोमाइज जो है वो आमतौर पर नहीं होता।
और इन सब के बीच में चाहे हम एससीओ की बात कर लें, चाहे हम एक जो डेवलपमेंट देख रहे हैं वो डेवलपमेंट में हमें क्वाड को भी नहीं भूलना होगा। 2 महीने बाद उस पर भी नजरें होंगी और उस मंच पे भी जो स्टेटमेंट होंगे। तो बड़ा कई बार ये होता है कि एससीओ या क्वाड के मंच पे दिया गया स्टेटमेंट या जेस्चर, मतलब इसकी वैलिडिटी, इसको किस नजरिए से देखा जाए? थैंक यू। एक तो है कि एससीओ जो समिट हुई है थियानजिन में, तो उसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग तो बिल्कुल गया है वाशिंगटन में। क्या ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में या अंतरराष्ट्रीय संबंध में या ग्लोबल साउथ के संबंध में? ये तो कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि समिट के बाद जो भी हो रहा है, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस। एक तो ये है कि हम ये मान सकते हैं कि जो उथल-पुथल हो रही है, चर्निंग जो हो रही है, वो इस वजह से भी हो रही है कि वी कैन से कि जो एक पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था, उसका खात्मा तो हो गया, मगर हम उस स्थिति पे खड़े हैं जहां पे जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसका जन्म भी ठीक से नहीं हुआ है। तो वी आर इन सम काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन जो हमें देखने को मिल रहा है। जिस दौर से इंडियन फॉरेन पॉलिसी गुजर रही है, कुछ हद तक उस जर्निंग को, उस ट्रांजिशन को दर्शाती है। टू व्हाट एक्सटेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है इससे उभर के आएगी, किस हद तक हम अपने अंदरूनी क्षमता को भरा पाएंगे, बिकॉज आई थिंक दैट्स द रियल पॉइंट कि टू व्हाट एक्सटेंट अंदरूनी जो क्षमता है, हमारी कैपेबिलिटी है, उसको हम भरा पाए, इकोनॉमिक में हो या मिलिट्री में हो, सिक्योरिटी में हो। क्योंकि ये ना तो पहली बार है जहां पे ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, और यह ना तो ये कोई आखिरी बार होगी। तो ये हमें मान के चलना चाहिए। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का जो एक रवैया है, वो तो काफी हद तक हमारे जो को पैनलिस्ट है, गुड कॉप बैड कॉप की बात की है, और टू सर्टेन एक्सटेंट 24 घंटों में कैसे ट्रंप का जो रवैया है वो बदलता है। कुछ हद तक वो एक भाषा में बात करते हैं जो काफी एक मतलब ऑप्टिमिस्टिक लेकिन होता है। मुनीश, इस बार नरमी कुछ ज्यादा लंबे वक्त तक टिक गई। मतलब अक्सर ये होता है कि वो नर्म और गर्म मतलब उनका माहौल चलता रहता है। इस बार थोड़ा सा जो टाइमलाइन इसीलिए मैंने दिखाई कि वो थोड़ा सा सस्टेन की है। अब देखते हैं कितना सस्टेन करती है, ये बड़ा सवाल है। एक चीज साया सर मैं समझना चाहूंगा, मतलब जाहिर सी बात है कि कारोबारी रिश्ते अपने आप में एक ऐसी चीज है जहां पर दोनों देशों का जो इंटरेस्ट है, वो दोनों देशों के अपनी अपनी प्राथमिकताएं, और वो कहीं ना कहीं उसको शोकेस भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है, मतलब चूंकि पीयूष गोयल ने भी संकेत दिए कि नवंबर तक चीजें पटरी पर आ सकती हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं एक तरह की बिल्डिंग भी हो रही है नेशंस की? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप अगर देखिए, नेगोशिएशन में ये बताया गया था कि नेगोशिएटर ऑलमोस्ट एक फाइनलिटी तक पहुंच गए थे। कुछ इश्यूज जरूर होते हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकल कॉल लेनी होती है। शायद इंडिया ने अपनी रेड लाइन सब काफी क्लियर कर दी है कि हम एग्रीकल्चर, डेयरी या जीएम प्रोडक्ट्स में कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो मेरे को लगता है कि ये जो डेडलाइन हमने फॉल ऑफ 2025 की है, वो एक बार नेगोशिएशन अगर स्टार्ट होगा तो वो बहुत जल्दी ही हम कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर इश्यूज नेगोशिएशंस के वो सॉर्ट आउट हो गए। जो सेकेंडरी टैरिफ का इश्यू है उसको भी मैं नेगोशिएशन से नहीं करता हूं, बट जिस तरह का उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है वो शो करता है कि अब जो एक तरह का एनवायरमेंट बन रहा है उसमें हम पॉजिटिवली मूव कर सकते हैं, और जो कुछ भी हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं वो इश्यूज हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी हम देखेंगे जो 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशन शुरू हो जाएगा, और प्रॉब्ली जो डेडलाइन भी है उससे भी मीट कर लेंगे। ये जरूर देखना है कि डेडलाइन के बाद फाइनल रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के ऊपर क्या आता है। रेसिप्रोकल टैरिफ 10% विद एमएफएन एग्जेम्पशन रहता है, 15% प्लस एमएफएन एग्जेम्पशन रहता है। वो जरूर एक बात है, बट हम लोग काफी आशान्वित हैं कि जो हमारा ट्रेड डील है वो हो जाएगी, और इससे न खाली ट्रेड बट जो सप्लाई चेन को है उससे भी काफी स्ट्रेंथन होंगी इंडिया और यूएस के बीच में।
एग्री और डेयरी वाला जो पेंच है वो भी अभी भी फंसा हुआ है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पूजा, जाहिर सी बात है कि यहाँ से ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है। ऑप्टिमिज्म इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि कई चीज़ें इस बीच ऐसी हुई हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है और इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं विश्लेषण हो रहा है कि जब अमेरिका की टॉप की रेटिंग एजेंसियां भारत की ग्रोथ स्टोरी या टैरिफ के शॉर्ट टर्म बस इम्पैक्ट की बात कर रही हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डोमेस्टिक डिमांड इन सब का लोहा मान रही हैं। आज हमने फिच की भी रेटिंग देखी कि किस तरह से उन्होंने जीडीपी ग्रोथ को लगभग 7% तक का अनुमान को बढ़ाया है। रेट कट्स पे भी बात की है, तमाम चीज़ें, और बार बार डोमेस्टिक डिमांड की बात की जा रही है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ट्रंप को ये थोड़ा लेट रियलाइजेशन हुआ है या वो इसी तरह की चीजों के लिए जाने जाते हैं कि जितना हो सकता है नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए। आपने सही कहा, ट्रंप की यही कोशिश रहती है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए और उनकी तरफ से प्रेशर ज्यादा रहे। जो अपोजिंग साइड है उनके तरफ से प्रेशर उतना ना रहे। तो इस समय वो अगर इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया उससे मुझे ऐसे लगता है कि वो ये नहीं चाहते कि जो है टॉक्स इंडिया और यूएस के बीच में बिल्कुल ही बिखर जाएं। अभी दोबारा बातचीत शुरू नहीं हुई है, बट जिस हिसाब से वो ट्वीट कर रहे हैं उससे लगता है कि शुरू हो जाएगी और तब हमें पता चलेगा कि उन्होंने जो ऑप्टिमिस्टिक बातें की हैं उसमें कितना सब्सटेंस है, वो कितना प्रेशर इंडिया पे बना के रखेंगे। ये सब पता करने के लिए हमें थोड़ी बातें जो है विल हैव टू वॉच फॉर अ फ्यू थिंग्स। क्या पीएम यूएस जाएंगे कि नहीं जाएंगे या सिर्फ जयशंकर ही जाएंगे? क्या नेगोशिएशंस जल्दी ही शुरू हो जाएंगी या थोड़ा टाइम लगेगा? पहले जो इंडिया ने ऑफर किया था यूएस को, उसमें इंडिया और क्या दे सकता है? क्या इंडिया की एक बड़ी मांग थी उस समय की जो बेस रेट है वो इंडिया 0 मांग रहा था। कितना बेस रेट अब यूएस इंडिया को ऑफर कर सकता है? क्या वो 25% ही रहेगा, कहीं ऊपर तो नहीं चला जाएगा? नीचे आने की कितनी जो है हमारे पास स्कोप है? और ये भी हमें देखना होगा कि एक कारण ये भी रहेगा, मुझे लगता है कि ट्रंप ने जिस हिसाब से ऑप्टिमिज्म दिखाने की कोशिश की है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी एक कंट्री की जो नेगोशिएशन हो रही है उसका इम्पैक्ट उनकी दूसरी कंट्रीज के नेगोशिएशंस पे पड़े। यानी कि अगर वो उनकी ब्राजील और इंडिया से नेगोशिएशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है और चल रही थी और चाइना से वो उनकी बातचीत चल रही थी, तो जो जैसे कॉर्न वगैरह है जो कि वो अगर चाइना को ना बेच पाए तो वो या ब्राजील या इंडिया को जो है यूएस एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर सबको ये लगने लगेगा कि ब्राजील से भी बात नहीं बन रही है, इंडिया से भी बात नहीं बन रही है, तो चाइना के पास लिवरेज ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे जो है उनको बैलेंस करना पड़ता है सारी कंट्रीज के। ये बहुत जरूरी है। मतलब शायद आज के दौर में जो एक बैलेंस बनाने की जो कोशिश हो रही है उसमें चूंकि ट्रंप को बार बार इस तरह से नजर आ रहा था कि वो कहीं ना कहीं बहुत हार्श हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो शायद अपने रीसेंट ट्वीट से उन्होंने उस चीज को, उस छवि को सुधारने की, उस इमेज को सुधारने की कोशिश की है। लेट्स सी ये कितना सस्टेन करता है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पर स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक आम लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठता होगा कि एक तरफ चीन को साधना, दूसरी तरफ अमेरिका को खुश रखना, मतलब ये इस तरह की स्थितियां कई बार नेशंस के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। मैं जो मेरे को पैनलिस्ट से जो कह रहे थे, मैं उसके बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो जो 2-3 विचार मेरे मन में आए, मैं अभी बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि मेरे एक को पैनलिस्ट से बात कर रहे थे चर्न की, कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें एक जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो चर्न हो रहा है, वो एक काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। अभी ट्रांजिशन पीरियड में है हम। भारत, अगर आप देखें, इससे पहले कि ट्रंप ने जब अपने नेगेटिव रिमार्क देने शुरू किए थे, भारत का ये भी सर्टेन नहीं था, कोई डिसीजन नहीं था कि वो एससीओ की मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसके जब ये यूएसए के नेगेटिव रिमार्क्स, ट्वीट्स आने शुरू हुए, तब
भारत और चीन के संबंधों में एक फॉरवर्ड पॉजिटिव मूवमेंट शुरू हुआ है। क्लियरली हम अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको मेंटेन करना चाहते थे कि ऐसा ना हो कि हम एक देश हमारा पल्ला झाड़े और हम बिल्कुल अलग थलग होकर पड़ जाए। एक तो चीज ये है, तो मुश्किल होती है, लेकिन मेरे ख्याल से सही पॉलिसी है जो जयशंकर साहब ने पहले कहा था, मल्टीपोलर वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सबसे दोस्ती रखनी है, जितनी अपनी तरह से अपना कोई साथ मिलता है वो करेंगे। और मेरे ख्याल है अमेरिका समझता है अच्छी तरह से वाकई कि इस सब होने के वैलिड पॉइंट बाद सर, में वैलिड पॉइंट जी। सर, और वाकई इसको समझना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह की एक एक्सरसाइज चीन ने की है, मतलब मुनीश, चूंकि आप बड़ी पैनी नजर रखते हैं, हमें जरा बताइए कि ये 2025 में मैं एक नया तरह का चीन देख रहा हूँ, नया जिनपिंग देख रहा हूँ। मतलब जो पावर शोकेस कर रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में एक तरह से जिस तरह का जेस्चर वो आमतौर पे नहीं दिखा रहा था, वैसे जेस्चर दिखा रहा है। मतलब ऐसा है, मतलब ये बदला बदला चीन भी कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट भारत के साथ, इसके बावजूद कि हमारे जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो तो कायम है चीन के साथ। देखिए, फंडामेंटल ट्रस्ट इश्यूज तो अभी भी कायम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें इन स्पाइट ऑफ द ओपनिंग और लेट्स से द एक्सप्लोरेशन दैट वी आर डूइंग, हमें कदम तो फूक फूक के रखना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरह से चीन और हमारी जो बॉर्डर को लेके बातें चल रही थी, पोस्ट गलवान जिस तरह एक ढलान डाउनफॉल हुई है, उसको मैनेज करने की जो एक एफर्ट चल रही थी, वो मैं समझता हूं कि काफी हद तक इट इज मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट टू सम एक्सटेंट। ऑल्दो ये जरूरी समझना भी है कि जिस तरह यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप में एक ढलान आई है, जिस तरह से यूएस ने वाशिंगटन से जिस तरह का जो एक सिग्नल्स मिला है, उसके वजह से काफी हद तक हमारी जो एसओ समिट हुई है, बायलैटरल टॉक्स हुई है, वाकई काफी मेरे हद पास तक मेरे उनको पास समय कम है, मैं फटाफट से अपने बाकी मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगा। अजय सर, हमें जरा बताइए कि अब यहां से राह बेहतर, मतलब खासतौर पे जो एक पेंच बार बार एग्री और डेयरी क्षेत्र को लेकर बना हुआ है, मतलब आपको लगता है कि वो चुनौती अभी भी बरकरार रहेगी? मेरे को नहीं लगता है वो चुनौती बरकरार रहेगी, क्योंकि इंडिया इसमें जो निगोशिएशन में पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आ रहा है। हम लोग ने उस टाइम पे निगोशिएशन की तो बहुत ज्यादा पुश नहीं किया, बिकॉज हमने अपनी रेड लाइन बहुत क्लियर कर दी थी। उसके बाद जिस तरह का पॉजिटिव रिस्पांस यूएस का आया, इंडिया ने जिस तरह से रेसिप्रोकेट किया है, तो अब जो रेसिप्रोकेशन हमारा वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हो रहा है। हम ये नहीं दिखा रहे कि हम एट एनी कॉस्ट हमें बीटीए करना है। हमें बीटीए जरूर करना है, बट वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में फिट होना चाहिए। तो जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर की बात आती है, डेयरी की बात आती है, जीएम प्रोडक्ट की बात आती है, जहां हमारे फार्मर का सब्सिस्टेंस की बात है, जहां हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जी। शायद वो नेगोशिएशन टेबल पे नहीं बिल्कुल, रहेंगे। बिल्कुल। कुछ प्रोडक्ट्स में होता है जहां पे क्वांटिटेटिव। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद इन सारी चीज़ों ने बहुत बेहतर स्थितियां पैदा की हैं। एक आखिरी सवाल के साथ पूजा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो साउथ एशिया में जो क्री अरेंजमेंट है, या फिर भारत के अगर यूएस के साथ भी बेहतर होते हुए इस रिश्ते को, शुरुआती संकेतों को, मतलब ये कितना बड़ा फर्क लाता है किसी भी इकॉनमी के लिए, भारत जैसी इकॉनमी के लिए? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फर्क लेके आता है, क्योंकि इकॉनमी जब ग्लोबलाइज्ड होती है तो उनकी जो इंडस्ट्री है वो compete करती है ग्लोबल बेस्ट कंपनीज के साथ, और वो इम्प्रूव करती हैं। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, इंडियन इंडस्ट्री जो है ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर ठीक से इंटीग्रेट कर पाती हैं, इन्वेस्टमेंट आता है। ये देखा गया है कि जो भी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज बनती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के स्टेटस से, वो जो है इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए ही बनती हैं। और हम कुछ भी कहें, हमारी कितनी बड़ी इकॉनमी है, कितना बड़ा लोकल कंजम्पशन बेस है, एक्सपोर्ट्स हमेशा एक एडिशनल सोर्स ऑफ, जिसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड रहता है। तो अगर आपकी कितनी भी बड़ी लोकल कंजम्पशन बेस हो, अगर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी जीडीपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उतनी तेज बढ़ेगी। वाकई और वाकई बहुत
और जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल इस वक्त कर दिया है। अब देखते हैं कि आगे की डेवलपमेंट क्या होगी। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकता। शुक्रिया करूंगा रविंदर सर आपका, इसके साथ ही पूजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनीश सर, सहाय सर, सुरेश सर, बड़ी अच्छी चर्चा रही। हमने शायद हर पहलू का 360 डिग्री विश्लेषण किया है और अभी तो और भी चर्चाएं होंगी। फिलहाल स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटीना स्वदेश। नमस्कार।